दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों चलिए आज हम संविधान का अगला भाग पढ़ने चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने यह बताया था कि मौलिक अधिकार एक अधिकार है जो हर एक व्यक्ति को क्या है, प्रदत्त है तथा जिसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। ठीक है। और हमने आपको यह भी बताया था कि जो मौलिक अधिकार है इसे अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और इसे हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसको रखा गया है। ठीक है। और भारतीय संविधान में मौजूद मौलिक अधिकार के बारे में पिछले वीडियो में हमने कुछ और जानकारी प्राप्त की थी। उसमें आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 6 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1976 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या किया गया, हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है। और उन भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार थे उनके बारे में हम आपको कल बताए थे कि वे अधिकार कौन कौन से थे। ठीक है। तो आज उन्हीं अधिकारों को हम यहाँ पर विस्तृत रूप देने जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जो है कभी कभी जो एग्ज़ाम होते हैं जो है वह मौलिक अधिकार में अनुच्छेदों से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ की चर्चा की गई है या क्या प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा पहला मौलिक अधिकार, जिसे कहते हैं हम क्या, समानता का अधिकार। इसे क्या नाम देते हैं हम, समानता का अधिकार, या इसको एक और नाम दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, समता का अधिकार। समानता का अधिकार से तात्पर्य क्या दोस्तों, समानता का अधिकार से तात्पर्य है कि हम सभी चाहे वह जिस तबके का व्यक्ति हो, चाहे वह निम्न जाति का हो, चाहे वह उच्च जाति का हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो, सबको हमारा संविधान क्या देता है, समान अवसर देता है, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। तो ऐसा अधिकार जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ऐसे अधिकार को ही हम समानता का अधिकार या समता का अधिकार कहते हैं। ठीक है। देखिए अब समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होकर अनुच्छेद कहाँ तक जाता है, अनुच्छेद 18 तक। यानी इसके तहत 5 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसका मेन हमारा हेडिंग है वह क्या है, समानता का अधिकार, यानी पूरे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक केवल और केवल किसकी बात की गई है, समानता। आप यहाँ पर एक कोड कर लेंगे, किसकी बात की गई है, समानता की। अब वह समानता चाहे जिस क्षेत्र में हो, लेकिन अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसकी की जाएगी, समानता की। कहाँ से, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। ठीक है। अब देखिए अब हम एक एक अनुच्छेद को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक अनुच्छेद जो है उसको विस्तृत रूप देने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए पहला अनुच्छेद है जो अनुच्छेद क्या है, 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए समानता शब्द, समानता को कोड आप कर लीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक सिर्फ और सिर्फ बात किसकी की गई है, समानता की गई है। ठीक है। देखिए सबसे पहला है क्या, विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब दोस्तों क्या होता है, कानून। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। यानी आप विधि के समक्ष, कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति, चाहे वह जिस तबके का हो, चाहे वह जिस धर्म का हो, चाहे वह जिस जाति का हो, चाहे वह बड़ा हो या चाहे वह छोटा हो, सब कानून के समक्ष क्या है, समान है। सब कानून के समक्ष कैसी समानता रखते हैं, सभी कानून के समक्ष क्या रखते हैं, समान हैं। यानी सबकी जो है इक्वलिटी बराबर है, किसके समक्ष, संविधान के समक्ष। आप देखे होंगे जब जो कोर्ट में जाया जाता है, जैसे कहीं मुकदमा चलता है, या जैसे आप टीवी सीरियल में ही प्रचार में देखते होंगे, जब क्या नाम है कोर्ट में जो सुनवाई होती है, तो आप देखे होंगे कानून क्या होती है, एक ऐसे रहती है जिसके आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और हाथ में क्या ली रहती है, तराजू, और एक हाथ में तलवार ली रहती है, ऐसे की रहती है। कानून पर पट्टी, देखिए कहते हैं कि कानून के नज़रों पर क्या बनी है, पट्टी बंधी है, इसलिए क्योंकि वह किसी को नहीं देखती है, चाहे वह कोई गरीब तबके का व्यक्ति हो या अमीर तबके का व्यक्ति हो, चाहे वह जिस धर्म का हो, चाहे वह
जिस भी डिपार्टमेंट का हो, सभी के समक्ष क्या है, सभी जो है उसके लिए समान अधिकार दिया गया है और सभी कानून के समक्ष क्या हैं, बराबर हैं। वह कहती है हम किसी को नहीं देखेंगे, हमारे सामने जो भी आएगा हम उसकी गर्दन क्या करेंगे, छपक देंगे। अर्थात कानून सिर्फ और सिर्फ किसकी मानती है, सच पर विश्वास करती है, सबूत पर विश्वास करती है, गवाह पर विश्वास करती है। यानी कानून अंधा है, ये बात सही दोस्तों, क्योंकि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं, समान हैं। तो विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य क्या हो गया दोस्तों, कि कानून की नज़रों में हर व्यक्ति क्या है, समान है। कोई बड़े तबके का व्यक्ति रहेगा, कोई IAS रहेगा, कोई PCS रहेगा, या कोई कोई भी अधिकारी हो, उसे भी उतनी ही सज़ा मिलेगी कोई अपराध करने पर जितनी सज़ा एक आम आदमी को अपराध करने पर मिलती है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि पर रोक। देखिए इसमें अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म, उसके जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात यह नहीं कहा जाएगा कि आप इस जाति के हैं, आप इस धर्म के हैं, और आप इस लिंग के हैं, और आप इस जन्म के हैं। यानी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आती है जाति। यहाँ पर क्या आती है, जाति। कभी कभी आप आरक्षण का नाम सुने होंगे, आरक्षण सुने होंगे कि जो है आरक्षण प्रदान किया जाता है। देखिए आरक्षण जो दोस्तों है वह पॉजिटिव वे में है, वह किस रूप में है, पॉजिटिव रूप में है। आरक्षण ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो समाज से क्या है, जो समाज की मुख्य धारा से क्या हुए हैं, कटे हुए हैं, जो समाज की मुख्य धारा से क्या हुए हैं, कटे हुए हैं। देखिए मान लीजिए समाज के कुछ व्यक्ति हैं जो क्या हैं, उच्च श्रेणी में हैं। उच्च श्रेणी से तात्पर्य है वह क्या नाम है, अमीर व्यक्ति हैं, या उनकी स्थिति जो है बहुत अच्छी है। लेकिन उसी समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, जो कि अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को कुछ आरक्षण प्रदान कर दिया जाता है ताकि वे इन व्यक्तियों से की मुख्य धारा में क्या हो सकें, जुड़ सकें। यानी वे अपने आप को हीन भावना से ना देखें, बल्कि समाज की जो उपलब्धियां हैं उसमें क्या रख सकें, वो समानता रख सकें। ठीक है, अब देखिए धर्म में भी किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है कि आपको आरक्षण दिया जा रहा, आपको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि संविधान की नज़रों में चाहे वह किसी भी व्यक्ति का किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा, किसी भी जाति का व्यक्ति होगा, किसी भी लिंग होगा, लिंग मतलब मेल होगा, फीमेल होगा, या ट्रांसजेंडर होगा, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर क्या लगाया गया है, रोक लगाया। यानी हम किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर उसमें उन पर कोई भेदभाव हम नहीं कर सकते। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता दोस्तों, अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखिए लोक नियोजन से तात्पर्य क्या दोस्तों, ऐसे पद जो सरकारी हैं उन पे नियुक्त होने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अब फिर यहाँ पर एक बात आती है क्या, आरक्षण की। ठीक है, देखिए संविधान में जो आरक्षण शब्द आया दोस्तों, उसका मतलब निगेटिव नहीं है, वह एक पॉजिटिव डायरेक्शन को दर्शाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन से तात्पर्य क्या है, वह उन व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करता है जो समाज की मुख्य धारा से क्या है, वंचित है, जो समाज की मुख्य धारा से क्या है, वंचित है। अर्थात समाज की मुख्य धारा से वे जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। न कि आरक्षण से तात्पर्य कोई अन्यथा चीज है। आरक्षण का तात्पर्य सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन से है, और जिस पर भारतीय संविधान भी क्या कर सकती है, भारतीय संविधान से भी उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो लोक नियोजन से तात्पर्य क्या दोस्तों, यानी सरकारी पद, जितने भी सरकारी पद हैं उनमें नियुक्त होने के लिए सभी को क्या दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। तो आप सुने होंगे जो शेड्यूल कास्ट हैं, या जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, या जो जनरल हैं, इनमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो देखिए फिर वही बात आती है, समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या हैं, जिनकी जो अपनी उपलब्धियों पर हैं, और उसी समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या हैं, समाज की मुख्य धारा से वंचित हैं।
उन व्यक्तियों को जो समाज की मुख्य धारा से वंचित हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि वह भी समाज की मुख्य धारा से क्या हो सकें, जुड़ सकें, वे सुख सुविधाएं पा सकें जो समाज के अन्य व्यक्ति भी पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप आरक्षण से मतलब क्या रखेंगे? आरक्षण का मतलब सिर्फ क्या होता है? पॉजिटिव वे है। संविधान में आरक्षण का मतलब किसी निगेटिव पॉइंट से नहीं बल्कि पॉजिटिव पॉइंट से रखी गई है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि जितने भी सरकारी पद हैं उनको भरे जाएंगे तो उनमें सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी किसी भी व्यक्ति को ना तो ज़्यादा ना ही किसी व्यक्ति को कम दिखाया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, इसे इम्पोर्टेंट लगाएंगे दोस्तों। देखिए 17, अब देखिए इसे आप याद करेंगे अस में देखिए सा है ना। अगर आप एक चीज अपने दिमाग में सोचेंगे तो सा की जो सा जो लेटर निकल रहा है मुंह से, उसमें सा से क्या निकल रहा है? 17। सा से क्या निकल? अस्पृश्यता से 17 निकल रहा है दोस्तों। देखिए आप पढ़िए अस्पृश्यता, तो जैसे निकल रहा है क्या? 17। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यह पॉइंट बार बार पेपर में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता से तात्पर्य क्या दोस्तों? कि समाज में ऊंच नीच, छुआछूत आदि को क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा। इसके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप देखते होंगे दोस्तों, आज भी जो निम्न जाति के लोग हैं उनको क्या किया जाता है? जमीन पर बैठा दिया जाता है। ठीक है, आप देखते ही होंगे कि आज भी ऐसी समाज में ऐसी कुरीतियां विद्यमान हैं जिनके तहत क्या होता है, लोगों को, जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनको जमीन पर बैठा दिया जाता है। आज तो कम हो गई दोस्तों, लेकिन जब पहली थी अंग्रेजों के शासनकाल में, वहाँ पर क्या होती थी? अस्पृश्यता बहुत ही ज़्यादा थी, यानी वहाँ पर ज़्यादा ऊंच नीच की भावना लोगों में बसी हुई थी। तो अस्पृश्यता का क्या हो? खात्मा हो, इसका वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया है। देखिए हमारे समाज में अनेक बुराइयां थी, जैसे विधवा, जैसे क्या नाम है, सती प्रथा था। ठीक है, अब तो विधवा पुनर्विवाह हो गया, लेकिन पहले विधवा पुनर्विवाह भी नहीं था। तो ये सब जो कुरीतियां थी जिसको राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा से क्या लगाया था? बैन लगाया था। ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती थी? अस्पृश्यता के अंतर्गत आती थी। अर्थात अस्पृश्यता से दोस्तों तात्पर्य क्या है? कि किसी भी व्यक्ति को ऊंच नीच नहीं कहा जाएगा, ना ही ऊंच नीच उन्हें दिखाया जाएगा, बल्कि उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 17 में। अब बात आती है किसकी? अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। आप सुने होंगे दोस्तों, ढेर सारी उपाधियां लगाते हैं लोग। ठीक है, जैसे क्या नाम है, ढेर सारी थी। महात्मा गांधी के पहले महात्मा शब्द लगा दिया जाता था। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, नेताजी की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, इन सब उपाधियों का अंत किया गया है किसमें? मौलिक अधिकार में हमारे। और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद किसमें? 18 में। इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति होगा वह उपाधियों को अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता। उपाधियों से मतलब क्या है दोस्तों? जैसे हम क्या हो गए, जैसे कोई भी हो गया, अब जैसे पुलिस विभागी है। ठीक है, वह पुलिस विभाग ही अपने साथ, देखिए जो गाड़ी के आगे लिखवा कर चलती है पुलिस, या कुछ भी ऐसे लिखवा कर चलती है, ये सब उपाधियां भारतीय संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसे आप सुने होंगे शिक्षा के क्षेत्र में, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में और सैन्य के क्षेत्र में, देखिए सैन्य व शिक्षा के क्षेत्र में मिली उपाधियों के साथ व्यक्ति अपने नाम को ऐड कर सकता है। जैसे सैन्य की शिक्षा में जैसे क्या हो गया? ब्रिगेडियर हो गया, ठीक है, कर्नल हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, या दरोगा हो गया। ऐसे शब्द जो ये सब यानी सैन्य शिक्षा में मिलने वाली जो उपाधियां हैं उनका प्रयोग क्या कर सकती है? पुलिस डिपार्टमेंट या सैन्य विभाग कर सकती है। ठीक है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे प्रोफेसर हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, ऐसे शब्द जो हैं वह भी व्यक्ति अपने नाम के साथ ऐड कर सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि डॉक्टर या प्रोफेसर लग जाने से वह व्यक्ति को उच्च नहीं प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि व्यक्ति ने जो शिक्षा ग्रहण की है उसकी शिक्षा के कारण उसकी शिक्षा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो, ऐसा इसलिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सैन्य में प्राप्त अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किन किन क्षेत्रों से मिली उपाधियों का प्रयोग
व्यक्ति अपने नाम के साथ कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सैन्य में मिली, देखिए सैन्य मतलब सेना में, या जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हमारी हो गई, वहाँ पर मिली उपाधियों का प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के साथ कर सकता है। जबकि शिक्षा में डॉक्टर, प्रोफेसर आदि में मिली उपाधियों का प्रयोग भी व्यक्ति अपने नाम के साथ कर सकता है। ठीक है, जैसे देखिए आपको भारत रत्न मिला है, जैसे क्या मिला है, भारत रत्न, भारत रत्न। ठीक है, देखिए उच्च यानी राष्ट्र स्तर पर मिले सम्मान, राष्ट्र स्तर पर जो सम्मान हमें मिले हैं उनका प्रयोग हम अपने उपाधियों के अपने नाम के साथ कर सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग हम अपने नाम के पहले नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को मिल गया भारत रत्न, किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न मिला, तो ऐसे नहीं कह सकते भारत रत्न फला व्यक्ति, भारत रत्न फला व्यक्ति। जैसे मान लीजिए कोई विनोद नाम का लड़का है और उसे क्या मिला, भारत रत्न मिला। ठीक है, तो यह वह ऐसे नहीं अपने नाम के पहले ऐसे नहीं लगा सकता कि भारत रत्न विनोद, यह इस पर हमारा मौलिक अधिकार क्या करता है, रोक लगाता है, बल्कि यह कर सकता है कि विनोद कुमार को भारत रत्न मिला है। ठीक है, यानी राष्ट्र स्तर पर मिली उपाधियों को वह अपने नाम के पहले नहीं रख सकता है। ठीक है, जैसे अन्य देश में भी देखिए कुछ लोग जो कुछ भारतीय जो अन्य देशों से भी उपाधियां प्राप्त करते हैं, वह उन उपाधियों को राष्ट्रपति की परमिशन से ही रख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि अन्य देशों से मिली उपाधियों को वह अपने नाम के साथ प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है, फिर परमिशन के तहत वह उन उपाधियों को अपने नाम के साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए समानता के अधिकार में 5 पॉइंट पढ़े। विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़रों में सभी व्यक्ति क्या हैं, समान हैं। 15 अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या कहा गया है, लोक नियोजन माने जितने भी सरकारी पद हैं उनके पद भरे जाने पर इसके समय पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सबको क्या दिया जाएगा, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगला क्या दिया गया है, अस्पृश्यता कांड। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अस्पृश्यता कांड से मतलब क्या है, छुआछूत, भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अप्राप्त उपाधियों को अपने नाम के साथ नहीं ऐड कर सकता है। तो यहाँ दोस्तों 5 पॉइंट पढ़ करके हमने समानता के अधिकार को क्या किया, खत्म किया। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद तक है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, हमने आपको दूसरा अधिकार बताया था, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बताया था दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। और आपको यह भी बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णित किया गया है। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता का मतलब ही समझते होंगे दोस्तों। यहाँ पर कोड आप क्या करेंगे, स्वतंत्रता यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 है दोस्तों, अगर पूछा जाएगा आप अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के किस अधिकार को रखा गया, तो आप क्या बताएंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या बताएंगे दोस्तों आप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन अनुच्छेद 19 को अन्य छोटे छोटे उप अनुच्छेद में भी विभाजित किया गया है। यानी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको अन्य छोटे छोटे उप अनुच्छेद, यानी देखिए जैसे अनुच्छेद 19A है दोस्तों, फिर अनुच्छेद 19B है, फिर अनुच्छेद 19C है, अनुच्छेद 19D है, अनुच्छेद 19E है। यानी अनुच्छेद 19 को अन्य छोटे छोटे कैटेगरी में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 19 में 19A में क्या कहा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध क्या कर सकता है, वह बोल सकता है। ये नहीं है कि किसी के डर से वह ना बोले, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की क्या दी गई है,
क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। आप कोड क्या करेंगे, स्वतंत्रता शब्द क्या करेंगे, स्वतंत्रता, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 19B में कहा गया है शांतिपूर्वक बैठक बुलाने की स्वतंत्रता। अब देखिए शांतिपूर्वक, मान लीजिए कोई आप क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपकी कोई बात है जो सरकार नहीं सुन रही है, ठीक है, तो आप पहली बात क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्ति आप बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर सरकार आपकी आवाज़ को नहीं सुन रही है तो आप शांतिपूर्वक बैठक भी बुला सकते हैं। शांतिपूर्वक मतलब ऐसा नहीं दोस्तों कि आप आंदोलन करके या आक्रमण करके या देशद्रोह करके कोई बैठक बुलाएं, बल्कि किस प्रकार शांतिपूर्वक बैठक बुलाने की स्वतंत्रता, यानी कुछ व्यक्तियों को आप बुला सकते हैं और कह सकते हैं हमारी यह मांग है जो कि सरकार नहीं मान रही है, इस मांग को हमें दूसरे तरीके से क्या करना, प्रस्तुत करना है। यानी पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने पर भी सरकार ना सुने, तब बैठक बुलाने की स्वतंत्रता भी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, समूह बनाने की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, समूह बनाने की स्वतंत्रता, मान लीजिए, देखिए हम उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी बात पहले आप बोलें और बोलने के बाद अभिव्यक्ति किए, सरकार ने नहीं सुना, तो आपने क्या बुलाया, शांतिपूर्वक बैठक बुला ली। अब बैठक बुलाने पर भी, बैठक जब आप बुलाएंगे तो वहाँ पर आप निर्णय लेंगे कि किस प्रकार हमारी बातों को सरकार के सामने रखी जाए। तो आप क्या बना सकते हैं, संघ बनाने की भी स्वतंत्रता दी गई है। संघ मतलब कुछ व्यक्तियों का आप ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है, समूह बना सकते हैं, यानी संघ भी बना सकते हैं। यह भी स्वतंत्रता आपको दी गई है भारतीय संविधान के तहत। ठीक है, तो देखिए पहला क्या पढ़े 19A में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप बोल सकते हैं, बोलने पर भी कोई आपकी बात ना सुने तो आप शांतिपूर्वक बैठक भी बुला सकते हैं। अगर बैठक बुलाने के बाद आप विचार करेंगे, आपके विचारों से तालमेल खाने के बाद आप उस व्यक्तियों का क्या बना सकते हैं, संघ या समूह भी बना सकते हैं। अब देखिए 19D आ गया। डी में क्या कहा गया, आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता मतलब दोस्तों, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, आप पहले कोरिलेट करिए। आवागमन की स्वतंत्रता से मतलब क्या है दोस्तों, कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाने की आपको क्या दी गई है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19E में आता है भारत में निवास की स्वतंत्रता। क्या कहा गया दोस्तों, भारत में निवास की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी स्थान पर जा कर के निवास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। सिर्फ सुनिए, अभी भारत में निवास की स्वतंत्रता मतलब क्या है, आप भारत के किसी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जाकर क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। अगला क्या कहा गया है, ई के बाद जी क्यों लिखे हैं, एफ क्यों नहीं लिखे, इसका भी एक कारण दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे। देखिए जी से क्या आता है, जीविका चलाने की स्वतंत्रता या रोजगार की स्वतंत्रता। देखिए जीविका चलाने स्वतंत्रता का मतलब क्या है दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाकर अपनी जीविका को चला सकता है, यानी अपने हिसाब से वह रोजगार कर सकता है। ठीक है, इसकी भी स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में कही गई है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं और अनुच्छेद 19 को पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसको हम याद कराते हैं। ठीक है, 19A में क्या बात कही गई है, ए से क्या होती है दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ए से क्या होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अगर आपकी आवाज़ों को या आपकी किसी बात को आपकी सरकार नहीं सुन रही है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्ति यानी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी तो देखिए यहाँ कोरिलेट करिए, ए मैं इसीलिए देखा हूँ, ए माने क्या होता है, अभिव्यक्ति। देखिए इसको ट्रिक आप समझिए कि ये इसे क्या हो जाएगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब बी से, अब भी मान लीजिए आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ को सरकार नहीं सुन रही तो आप बैठक बुला सकते हैं। देखिए बी से क्या होती है, बैठक बुलाने की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 19 के बी में क्या है, बैठक, बी फॉर बैठक बुलाने की क्या स्वतंत्रता होती है। ठीक है, और अगर बैठक बुलाएंगे तो आप बनाएंगे कि आप अपनी बात रखेंगे कि किस प्रकार अपनी आवाज़ों को सरकार तक पहुँचाते हैं। तो आप क्या करेंगे, कुछ व्यक्तियों को क्या बना लेंगे, संघ बना लेंगे, संघ के द्वारा आप अपनी बातों को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। तो सी में क्या बनाया गया, देखिए सी से क्या होगा, समूह या संघ। सी से देखिए, सी फॉर संघ कह सकते हैं आप, या सी फॉर समूह कह सकते हैं, यानी 19 के सी में संघ बनाने या समूह बनाने की स्वतंत्रता की बात कही गई है।
जबकि देखिए डी से आप लिख सकते हैं डोलना। डी से क्या लिख सकते हैं दोस्तों? डोलना। डोलना मतलब क्या? आवागमन। यानी अब देखिए आपने पहले क्या किया, खुद की बात कही, आपकी बात सरकार ने नहीं सुना तो आपने क्या बुलाया? बैठक बुलाया। सी से क्या बनाया आपने? बैठक में अपनी बात रखी, आपने कुछ लोगों का संघ बना लिया। फिर भी आवाज़ आपकी गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो आप क्या कर सकते हैं? आप शहर के एक राज्य से दूसरे राज्य में भी आ जाकर अपनी बात लोगों को सुना सकते हैं और लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। सिर्फ यह कहानी दोस्तों मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए आपको, यानी आप पूरे भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं। इसकी भी स्वतंत्रता भारतीय संविधान हमको प्रदान करती है। देखिए अगला है ई। ई फार क्या होता है? इंडिपेंडेंट। आप ऐसे याद, वैसे इंडिपेंडेंट तो आई फार होता है, लेकिन ई फार क्या है? आप भारत में, ई फार इंडिपेंडेंट याद रखिए। इंडिपेंडेंट माने आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं किस लिए? भारत में किसी भी जगह किसी भी राज्य में बसने की आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हमारा कौन देता है? मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 देता है। यह हम इसीलिए नहीं लिखे दोस्तों ताकि आपको कोरिलेट करा सकें। जी फार क्या होता है? जीविका। जी फार क्या होती है? जीविका। ठीक है, जीविका यानी अब देखिए आप कहीं पर आप अपनी बात कहाँ रख रहे थे? यहाँ इधर उधर आ जा कर के अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अगर तब भी सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आप किसी स्थान पर निवास करके भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब देखिए जब आप कहीं निवास करेंगे तो निवास करने के लिए आपको आवश्यकता किसकी होगी? रोजगार की, क्योंकि आपकी जीविका चलेगी तभी ही आप वहाँ निवास कर सकेंगे और तभी ही आप अपनी बात किसी तक पहुँचा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्वतंत्रता के अधिकार में हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अच्छे तरीके से सीखा। ए फार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी फार बैठक बुलाने की स्वतंत्रता, सी फार संघ बुलाने की स्वतंत्रता या संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी फार डोलना, डोलना मतलब क्या? आवागमन की स्वतंत्रता, ई फार इंडिपेंडेंट अर्थात भारत में किसी भी जगह किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता, जी फार जीविका यानी रोजगार चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या था? एक अपवाद था। इसमें क्या था? एक अपवाद था। अपवाद क्या था दोस्तों? हमारा था जम्मू एंड कश्मीर। आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर की एक अलग से संविधान थी, धारा 370, धारा 370 जो कि हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को और 35A को क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया है। नहीं तो जब जम्मू कश्मीर एक क्या था? अलग संविधान था जम्मू कश्मीर को, तो वहाँ पर आवागमन की स्वतंत्रता नहीं थी और वहाँ पर जम्मू यानी जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी व्यक्ति को निवास करने की स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यानी आपको अपवाद भी नहीं याद रखना है। यानी आप पीछे की जो किताबें हैं, यानी जो धारा 370 के हटने के बाद की पहले की जो किताबें हैं, आप उसमें अपवाद के रूप में जम्मू एंड कश्मीर देखते रहे होंगे, लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर को भी अपवाद के रूप में नहीं याद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जम्मू और कश्मीर से धारा 370 की जो प्रावधान था वह क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ी, तो हमने अनुच्छेद 19 पढ़ा। 19 के बाद आता है क्या? अनुच्छेद 20। देखिए अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया? अपराध के दोष सिद्धिकरण की स्वतंत्रता। अपराध की दोष सिद्धिकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया, जाने में या अनजाने में जो भी अपराध किया है, उसको सिद्ध करने की भी आपको स्वतंत्रता कौन देता है? हमारा मौलिक अधिकार देता है। सिद्ध करने का तात्पर्य क्या दोस्तों? देखिए यानी इसमें 3 आते हैं। देखिए अपराध के दोष सिद्धिकरण की स्वतंत्रता क्या है? पहली बात, अगर आपने कोई अपराध किया है तो सबसे पहले आपको जो सजा मिलेगी वह उसी कानून के तहत, उसी संविधान के कानून के तहत मिलेगी जिस समय आपने वह क्या किया? अपराध किया है। आपको समझ में आया होगा। यानी अपराध के लिए सजा उसी समय के अनुसार मिलेगी जब आपने क्या किया है? अपराध किया है। जैसे मान लीजिए 2019 में अपराध करने पर, जैसे मर्डर करने पर, कोई भी गलती करने पर, जैसे मर्डर ही करने पर आपको 3 साल का उम्र कैद होता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 2019 में मर्डर किया किसी भी व्यक्ति का और अब आपका मुकदमा 2021 में गया तो अब जो है प्रावधान बदल गया कि मर्डर करने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि आपने अपराध 2019 में किया था
इसलिए आपको सजा भी क्या मिलेगी, 2019 के अनुसार ही मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने दोष को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे आपने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपके ऊपर मुकदमा हो ही जाता है, तो आपको मार के, पीट के या किसी भी अन्य तरीके से प्रताड़ित करके आपको आपके ऊपर यह नहीं दबाव डाला जाएगा कि आप यह कहिए कि आपने ही यह अपराध किया है। यानी आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति आपको बाध्य नहीं कर सकता है। तीसरा, एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, अपराध के दोषसिद्धीकरण की अगली क्या है, आपको एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। यानी जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध किया और आपको उसकी सजा एक बार मिल चुकी है, तो आपको अब दोबारा सजा उस बात के लिए नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जब मन में आया गवर्नमेंट के आपको उठा कर ले गई और आपको सजा दे डाली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आपको सजा एक बार की गलती के लिए एक बार ही मिलेगी। आपको समझ में आया? अपराध के दोषसिद्धीकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 20 में। ठीक है, इसमें पहली क्या है, स्वतंत्रता क्या है, आपको सजा उसी कानून के अनुसार मिलेगी, उसी समय के अनुसार मिलेगी जिस समय आपने वह अपराध किया है। दूसरा, आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या है, एक बार अपराध की सजा एक बार ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 भी आप अच्छे से याद कर लिए होंगे। अपराध के दोष सिद्धीकरण की स्वतंत्रता भी आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में प्रदत्त किया गया है। अब आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी इसे आप क्या कहते हैं, जीवन का अधिकार कहते हैं। देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी आप यह क्या कहता है, आपको अपने प्राण एवं जन जीवन को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए भी क्या दी गई है, एक स्वतंत्रता दी गई है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जीवन का अधिकार। यानी आपके जीवन से संबंधित जो भी प्रावधान जुड़े हुए हैं, जो भी आवश्यकताएं जुड़ी हुई हैं, उसकी आवश्यकताओं का उपयोग कौन करेगी, आपका मौलिक अधिकार, यानी आपको संविधान के तहत दिया जाएगा। जैसे जीवन के लिए आपको खाने की आवश्यकता है, ठीक है, तो खाना 2 टाइम का खाना पाना भी आपका क्या है, अधिकार है। शिक्षा पाना भी आपका क्या है, अधिकार है। ठीक है, मकान में रहने की आवश्यकता भी आपका क्या है, अधिकार है। इसी के तहत देखिए आपको आवास की सुविधा सरकार उपलब्ध कराती है। खाने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता हो, इसलिए आपको देखिए राशन कार्ड बनाकर गवर्नमेंट क्या करती है, आपको राशन भी उपलब्ध करवाती है। इसके तहत अनुच्छेद 21 के तहत, जिसमें क्या कहा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात भी कही गई है। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई आत्मघाती हमला करता है, तो आप अपनी प्राणों की रक्षा के लिए आप उसकी भी जान ले सकते हैं। ऐसा कौन कहता है, हमारा अनुच्छेद 21, क्योंकि इसमें आपके प्राण को बचाने की क्या है, अधिकार देता है। कौन, हमारा भारतीय संविधान। इसलिए इसे क्या कहते हैं, जीवन का भी अधिकार कहते हैं। तो प्रश्न पेपर में पूछा भी जा चुका है कि जीवन जीने का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस अनुच्छेद 21 में 2002 में एक संशोधन किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 21 में 2002 में एक संशोधन किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, 86वां संविधान संशोधन। तो आपसे पूछा जाएगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में क्या प्रावधान जोड़ा गया। तो इसमें देखिए 21 था, इसमें क्या कर दिया गया, 21A कर दिया गया, यानी इसमें उपखंड कर दिया गया, 21 का A कर दिया गया। इसमें कहा गया कि वे बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है, उनको सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान देने का काम करेगी। ठीक है, आप जब आपको हम मनोविज्ञान भी कभी पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे गोखले विधेयक, तो पहली बार उसमें निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी। तो उसी के तहत देखिए हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का क्या करेगी, सरकार कार्य करेगी। किस संविधान तहत के जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत
इसे हमारे मूल अधिकार के अनुच्छेद 21A में क्या कर दिया गया, जगह दे दिया गया। किसके तहत, देखिए अब देखिए, क्योंकि यह भी एक जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा नहीं ग्रहण करता है तो वह क्या है, एक पशु के समान है, ठीक है दोस्तों। एक किसके समान है, पशु के समान है। इसी को देखते हुए और इसके पहले भी गोखले विधेयक एक पारित हुआ था, वो हम बाद में आपको बताएंगे दोस्तों। सिर्फ आप यहाँ याद रखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 21 में। इसे जीवन जीने का भी अधिकार कहा जाता है। हमारे संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 में एक अनुच्छेद 21A को जोड़ दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। तो पेपर में आपसे यह पूछता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 21A। किस संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत। और क्या, कब किया गया, 2002 में किया गया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22। क्या बात करते हैं, अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या पढ़े थे, अपराध के दोष सिद्धिकरण की स्वतंत्रता। यानी यहाँ पर आप अपराध करेंगे और अपराध करने के बाद आपको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। देखिए, तो आप कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि पहले गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण आएगा कि पहले अपराध की दोष सिद्धि का संरक्षण आएगा। तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए पहले आपकी गिरफ्तारी नहीं होती, पहले आप क्या करते हैं, कोई अपराध करते हैं, यानी अपराध के दोष सिद्धिकरण की स्वतंत्रता जो है वह पहले आती है, अनुच्छेद 20 में आती है, जबकि अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। अब देखिए, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में क्या बात किया गया है दोस्तों, गिरफ्तारी के विरुद्ध यानी आपने कोई अपराध कर दिया गया है और पुलिस आपको क्या करने आई है, पकड़ने आई है, तो आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है दोस्तों। पहला क्या होगा, आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कारण पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कारण पूछ सकते हैं। दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा क्या है, देखिए, जब आपको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के समय से लेकर के 24 घंटे के अंदर आपको किसी कोर्ट के सामने, किसी मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। ध्यान से सुनिए, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, जब से गिरफ्तार किया गया, जिस समय से गिरफ्तार किया गया है उस समय से 24 घंटे तक के अंदर आपको किसी न्यायालय के सामने, किसी कलेक्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, उपस्थित करना होगा। लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, इसमें आवागमन का क्या होता है, समय ऐड नहीं होता। आवागमन का मतलब समझिए दोस्तों, मान लीजिए आपको 11 बजे क्या किया गया, 11 बजे आज दिन में क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। 11 बजे आज क्या किया गया, दिन में गिरफ्तार किया गया। अब कल 11 बजे आपका क्या हो रहा है, 24 घंटा पूरा हो रहा है। लेकिन मानिए कि 11 बजे पुलिस क्या करती है, आपको लेकर निकलती है, थाने से लेकर के आपको पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने ले जाने के लिए क्या करती है, निकलती है। लेकिन राह में उसे 2 घंटे भीड़ की वजह से रुकना पड़ता है, तो यह 2 घंटा इस 24 घंटे में ऐड नहीं किया जाएगा। आपको समझ में आया होगा। पहला क्या था दोस्तों, आपको गिरफ्तार किस लिए किया जा रहा है, अब इसका कारण पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है, आपको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट या किसी कलेक्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, उपस्थित करना पड़ेगा। लेकिन आवागमन का समय क्या होगा, ऐड नहीं किया जाएगा। इसमें तीसरा प्रावधान जो है दोस्तों, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे अपना मनपसंद वकील या कानूनी सलाहकार चुनने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको अपने अनुरूप, अपने मनपसंद का कानूनी सलाहकार या वकील चुनने की क्या दी गई है, क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पर 2 मौलिक अधिकार पढ़े, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आशा करता हूँ आपको यह दोनों अधिकार विस्तृत रूप से समझ में आए होंगे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इन दोनों अधिकार से आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जो मौलिक अधिकार और बचे हुए हैं, 4 मौलिक अधिकार हमारे और बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ा तो हम इसी वक्त देते हैं, लेकिन वीडियो क्या हो जाएगा,
बहुत लंबा हो जाएगा, जो अपलोड करने में बहुत ही समस्या होगा दोस्तों। तो आगे हम कल मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।